आज की क्लास में हम लोग मैकेनिक्स में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर क्या है के बारे में समझेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं। हम लोगों ने जो चैप्टर खत्म किए थे, मैं बिना दिखाए कुछ अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता हूँ। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ये खत्म करा पूरा। कौन सा? ये वाला पार्ट। लास्ट टॉपिक पूरा मोमेंट हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है ना। मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर सिलेबस वो खत्म हो चुका है। अब ये जो बचा हम लोगों के पास, जो कि बचा फ्रिक्शन वाला पार्ट, अगला चैप्टर जो आपका है वो फ्रिक्शन है। अगला चैप्टर कौन सा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में कह रहा है कि डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी डेफिनेशन क्या है ये बता दीजिए, कंसेप्ट बता दीजिए, उसके टाइप बता दीजिए, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ये बता दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन की वजह से ही डेवलप होता है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सब पूरा बताइए। और उसके बाद ज्यादातर कंडीशन जो है ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहां से ये पूरा जो कंडीशन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। बात समझ आ रही है? यानी कंसेप्ट इसमें इतने हैं, इतने सारे ये भी कंसेप्ट है, लेकिन ये न्यूमेरिकल को लेकर के चलने वाले कंसेप्ट, ठीक है। तो इतने सारे चीजों को आप जब देख चुके यहाँ पे, तो अब आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि फ्रिक्शन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। आसानी से 2 लेक्चर में कंसेप्ट खत्म, 3 से 4 लेक्चर में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। उसके बाद का मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि है ये भी बहुत छोटा सा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोटा सा चैप्टर है। अगर फ्रिक्शन से कंपेयर करेंगे, फ्रिक्शन को ये लोग 14 पीरियड बोल रहे हैं। इनका पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है कॉलेज वाले हिसाब से, लेकिन उसके कंपेयर में देखेंगे तो ये 10 ही पीरियड है। ये सबसे हम ये कहेंगे ना, ये जो है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आएगा ये भी। फ्रिक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन सिविल इंजीनियर्स के लिए फ्रिक्शन थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसका यूज कम पड़ता है आगे। अभी तो एग्जाम तो देना है यार, तो पढ़ना ही पड़ेगा, यूज कम पड़ेगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए, मैकेनिकल एंड सिविल दोनों के लिए ये जो चैप्टर है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी पर एक चैप्टर आगे आपको मिलने वाला, इसी पर आधारित, जिसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपकी मॉस या सोम में मिलेगा आपको, या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और इसके बिना वो हो नहीं पाएगा। तो ये एक सहायक चैप्टर है। आज के लिए तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन कल के लिए ये बहुत बखेड़ा खड़ा करने वाला है। और मैं इसको दिखाऊंगा आपको। इस चैप्टर को आसान है, थोड़ा सा समझेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। और मतलब इसके बाद जो है ना, मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर ठीक से पढ़ा जाए तो 12 लेक्चर, 12 से 13 लेक्चर में सारी कहानी खत्म हो जाएगी मैकेनिक्स की। हम अगर आप ठीक से हम लोग पढ़ा जाए तो, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में हम लोग के पास पर्याप्त समय भी बचा हुआ है। 12 से 13 लेक्चर में आगे पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, अब इससे ज्यादा बचा नहीं है। फ्रिक्शन को थोड़ा सा आप देख लेते हैं। हमने आपको ये बता दिया ताकि आप लोग डरे नहीं। डरने का मतलब ये होता है ना कि जैसे काम मेरे और भी चल रहे हैं, जो भी मेरे अपने काम है पर्सनल, पर्सनल का मतलब जो आपकी पढ़ाई से अलग हट करके मैं वो भी काम है। तो इसका अगर लेक्चर कभी थोड़ा डिले भी होता है तो परेशान मत होइएगा। ये अब हम लोग जितना काम था ना उससे ज्यादा मैं इसमें काम कर चुका हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिंदास रहिएगा। आपको दिक्कत आएगी तो मुझे भी दिक्कत आएगी, अब मुझे दिक्कत आएगी तो मैं दिक्कत क्यों लूंगा। तो परेशान मत होइएगा। फ्रिक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज केवल बातचीत होगी इन्हीं सब चीजों, इतने टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा आपको खत्म कर दूं यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। कि फ्रिक्शन यानी इसको कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शन यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या? घर्षण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घर्षण। और वो जो सिलेबस दिखाया हूं ना वो इंग्लिश में मिला है इसलिए दिखाया हूँ, इंग्लिश ही है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। घर्षण यानी फ्रिक्शन, ये क्या होता है? जब भी कहीं पर दो संपर्क सतहों के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति होती है, कोई भी चीजें एक दूसरे के संपर्क में है और उनके बीच में मोशन होने की, या तो हो रही है मोशन, या तो मोशन होने वाली है, या तो मोशन होने का प्रयास हो रहा है, तो उनके बीच में एक रजिस्टिव फोर्स मतलब प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं घर्षण बल। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन पहले क्या होता है फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन एक तरीके की प्रॉपर्टी है, दो जो संपर्क सतहों के बीच में पैदा होती है, उस फ्रिक्शन
फ्रिक्शन की वजह से जो बल उत्पन्न होता है, जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, उसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यानी इसको परिभाषित करें तो हिंदी में जब हम लोग बोलेंगे, मैं दोनों भाषा में लिखूंगा, हिंदी में जब बोलूंगा तो मैं कहूंगा घर्षण बल दो सतहों के मध्य किसी भी प्रकार की सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल है। यानी मैं बोलूंगा घर्षण बल, पहले स्पेलिंग गलत, घर्षण बल दो संपर्क सतहों, संपर्क मतलब जो टच में हो, दो संपर्क सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करने वाला बल है, विरोध करने वाला बल है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स, अभी हमने फ्रिक्शनल फोर्स बोला, फ्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं। असल में जब मैं फ्रिक्शन बोलता हूं तो फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स ही है। तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जो फ्रिक्शन है वही फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। यानी फ्रिक्शन का क्या कारण है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। यानी मैं यदि बात करूं यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स, यानी एक प्रतिरोधी बल, रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। दो संपर्क सतहों के बीच एक तरीके का विरोधी बल काम करता है, जो उनके बीच किस वजह से, सापेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होता है। वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल कहलाता है। बात समझ रही है। इसका कारण क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स का, घर्षण आपने समझ लिया क्या है। अब भाई ये इसको समझाऊं मैं कि अगर मैं चल रहा हूं तो सड़क पर घर्षण के कारण ही मेरा पैर फिसल नहीं रहा, नहीं तो फिसल जाता है आराम से, ठीक है ना। कई जगहों पर हम एक गेंद उठा के ऐसे फेंक दिए, कोई बॉल से आप खेलते हैं, बॉल को उठा के फेंक दिए। पहले तो मैं जब ये सब पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाने आ गया हूँ, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बातें नहीं मिलती है, मैं उल्टे साधे एग्जाम्पल ढूंढता हूँ तो यही सब निकल के आते हैं मेरे पास, मैं खुद ही परेशान हूँ। लेकिन कुछ टॉपिक और अच्छे आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से समझने वाला चैप्टर है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल कई बार फंसाते हैं, तो न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिएगा। बाकियों में कंसेप्ट ज्यादा जरूरी था, इसके इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल भी जरूरी है, कंसेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि गेंद वेद को फेंके तो गेंद थोड़ी देर चलने के बाद रुक गई, जबकि न्यूटन ने कहा था अपनी गति के नियम में कि यदि किसी गेंद को फेंक दिया जाए या किसी भी वस्तु पर एक बल लगा के फेंक दिया जाए तो वो वस्तु लगातार गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाएंगे। मैंने गेंद को फेंका, फेंकते समय एक बल लगाया, बल के प्रभाव में वो वस्तु चलती गई, लेकिन जब उस गेंद को रुकना हुआ तो उस पर कौन सा बल लगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, गेंद को रोकते समय उस पर कोई तो बल लगा होगा, और मैं आपको बताऊं उस पर कई बल लग रहे होते हैं। एक गेंद जब ऐसे फेंकी जाती है और वो उस दिशा में चलती जाती है, उस पर एक दो बल नहीं कई बल लग रहे होते हैं, उनमें से एक बल घर्षण बल भी होता है। अब उसी गेंद को यदि आप मिट्टी के ऊपर फेंकेंगे, घास के ऊपर फेंकेंगे तो वह जल्दी रुकेगा। यदि कांच की बोतल पर फेंक दें या टाइल्स के ऊपर फेंक दें तो वह नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ फोर्सेस कम हो जाते हैं। यानी कांच के ऊपर घर्षण कम हो जाता है, टाइल्स के ऊपर घर्षण कम हो जाता है, मिट्टी के ऊपर घर्षण बहुत ज्यादा लगता है। तो घर्षण का कारण अगर मैं पूछूं कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो वो अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग जनरेट होता है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या क्या होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो एक चीज जान लीजिएगा, फ्रिक्शन क्या होता है, आपने समझा कि फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, यदि आप ऐसे समझें, यदि आप ऐसे समझें तो आप कहेंगे कि यार कोई दो वस्तुएं, एक वस्तु ऐसी है, एक वस्तु और दूसरी वस्तु, चलिए ये वस्तु ऐसी ना, बहुत बारीकी से देखेंगे आप, उस वस्तु में ना कहीं पर
मतलब उसकी सतह पे ऐसे छोटे छोटे कोई भी वस्तु रहे, उसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे ना तो उसकी सतह पे छोटे छोटे ऐसे क्रेस्ट और गर्त, यानी कुछ ना कुछ क्रेस्ट और वैली बनते जाते हैं। तो जैसे कोई वस्तु है, इसमें कुछ ऊंचा उठा हुआ कोई जगह है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो गड्ढे में जो जगह है उसको बोलते हैं हम लोग वैली। ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। कोई भी दो सतहें जब जिनको आप नहीं, जैसे मैं हाथ को भी अपने ले लूं, तो आप हाथ को अगर बहुत अच्छे से देखेंगे ना तो छोटे 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 गड्ढे इसमें दिखाई देंगे आपको। वो छोटे छोटे गड्ढे कहीं पर धंसे रहते हैं, कहीं पर उभरे रहते हैं। तो एक होता है क्रेस्ट, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। और वैली मतलब होता है गर्त या घाटी, गर्त या फिर घाटी। ऐसे कोई भी किसी भी वस्तु की सतह, यानी ये किसी वस्तु की क्या है? सरफेस, यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये सतह है। अब इन्हीं की वजहों से जब एक वस्तु ऐसी है तो दूसरी जब इसी के ऊपर, ऐसी ही कोई वस्तु जब किसी के ऊपर, मान लीजिए एक वस्तु ये है और ऐसी कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, और इसी को मैं अगर बोलूं कि एक और ऐसी ही वस्तु है ऐसे, और मान लीजिए एक सेकेंड, इसी को लिया मैंने और इतने को मैंने ऐसे घुमा दिया। अब देखिए कि अगर ये वस्तु इस टाइप से है ऐसे, और ये इस पर जा करके जब इसमें ऐसे हो रहा है, चलिए हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? गति कराने की कोशिश कर। तो जब हम इसको इसके ऊपर ऐसे, देखिए ऐसे ये था ऐसे, और जब हम इसको इसके ऊपर ऐसे चलाने का प्रयास करेंगे, देख रहे हैं ये सब आपस में क्या कर रहे हैं? फंस रहे हैं बार बार। ये जो, अगर ये बिल्कुल चिकना होता, इतना चिकना होता कि इनमें गति का विरोध नहीं होता, तो ये जो गर्त और शीर्ष जैसे ऐसे जब हम इनको चला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये गर्त और शीर्ष एक दूसरे में देखिए फंस रहे हैं। तो ये यहाँ पर जब फंस रहा है ना, तो यहाँ पर एक तरीके से जब हम इस बॉडी को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, हम इस बॉडी को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, तो असल में इसको आगे ले जाएं या इसको पीछे ले जाएं, बात तो वही है। उस स्थिति में यहाँ पर ये एक दूसरे में देखिए एक रुकावट पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को मूव नहीं होने दे रहे हैं। तो काज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, यानी घर्षण का कारण क्या होता है? कोई भी सतह चाहे कितनी भी चिकनी हो, उसमें कुछ न कुछ रुक्षता, इस क्रेस्ट और गर्त जो बना है उसके वजह से यहाँ पर कुछ न कुछ, ये रीजन है कि यहाँ पे रफनेस है। रफनेस का मतलब क्या होता है? रुक्षता है। कोई वस्तु चाहे कितनी भी चिकनी हो, उसके अंदर कुछ न कुछ रुक्षता यानी खुरदुरापन जरूर होता है। हम खुरदुरापन को कम कर सकते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं कर सकते। यदि दो वस्तुएं, दो सतहें एक दूसरे के ऊपर रखी जाए और उनको एक दूसरे पर मूव कराने का प्रयास किया जाए, तो उनके शीर्ष और उनके गर्त एक दूसरे में फंसने लगते हैं, और फंसने के कारण ये एक दूसरे के ऊपर गति का विरोध करते हैं, और उसी गति के विरोध के कारण, उस गति के विरोध में जो बल उपजता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यानी द फोर्स विच इज डेवलप्ड बाई द फोर्स विच इज डेवलप्ड, यानी एक फोर्स जो डेवलप्ड होता है, द फोर्स विच इज डेवलप्ड बाई द मोशन ऑफ surfaces in contact to each other is called फ्रिक्शन। एक ही है, ऊपर भी परिभाषा है और अभी भी एक परिभाषा है, दोनों एक परिभाषा है। मैं परिभाषा कोई रटी रटाई नहीं बोल रहा, एक परिभाषा वो आपने देखा, एक ये आपने देखा, एक ये भी परिभाषा है। द फोर्स विच इज डेवलप्ड बाय द मोशन ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी जब दो सतहें संपर्क में हो और उनके बीच में मोशन के कारण एक फोर्स, उनके कॉन्टेक्ट सरफेस में एक फोर्स जनरेट हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन की परिभाषा और उसका कारण क्या होता है? जो आपके क्रेस्ट और वैली का है, एक दूसरे के अंदर फंसना।
यानी एक दूसरे में रुकावट पैदा करना, ठीक है ना। फ्रिक्शन का कारण वगैरह आपने समझ लिया कि रफनेस इसका मेन कारण है, यानी रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। रफनेस इज काज ऑफ फ्रिक्शन, काज ऑफ फ्रिक्शन। यानी आपको सरल शब्दों में कहूं तो रफनेस ही इसका क्या है, कॉज है। एक साथ पूरी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप इनको चाहें तो अपने नोट्स में जैसे आप बना रहे हो अपने से तो ठीक है, बनी बनाई तो मिलेगी, बाकी ये चीज मैंने आपको समझा दिया। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन क्या, एक बार नोट कर लीजिए जो लोग कर रहे हैं। अब आगे इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के प्रकार कौन कौन से, तो मैं यदि टाइप को बांटूं, देखो इसको भी बांटने के बहुत सारे तरीके, फ्रिक्शन के टाइप को बांटने के भी बहुत सारे अपने तरीके हैं। मैं सरल तरीके से इसको बांट रहा हूं। अगर हम लोग अभी केवल सॉलिड के फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वाटर के फ्रिक्शन की या लिक्विड के फ्रिक्शन की बात करेंगे तो उसको हम लोग विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। उस पर चर्चा अगले सेमेस्टर में हम लोग को करनी है हाइड्रोलिक्स पढ़ते समय। अभी के केस में मैं बांट रहा हूं बस सिंपल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को। जितने आधारों पे मैं बांट सकता हूं मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आधारों पे क्या, मैं सिंपल इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बांटता हूँ। तीन तरह के फ्रिक्शन है। एक फ्रिक्शन आपका अभी दिखाता हूँ, मैं आपको तीनों दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक फ्रिक्शन आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। तीनों में क्या कहानी है, पहले तो इनके हिंदी नाम। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। इसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। मतलब सबका समझ में आ जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण, सीमांत, सीमांत घर्षण, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग गतिक घर्षण। इसको क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण, ठीक है ये। और गतिक घर्षण में बेसिकली दो टाइप, गतिक घर्षण में बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इनका यही नाम याद रखिएगा क्योंकि हिंदी नाम ना थोड़ा टेढ़ा है। गतिक घर्षण में जो इसका जिसको कहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये दोनों जो फ्रिक्शन होते हैं ना, इसमें रोलिंग को रोलिंग ही बोलते हैं हिंदी में, स्लाइडिंग को शायद सर्पिल बोलते हैं। तो यार वो नाम मत याद रखना, वो खतरनाक है। तुम यही नाम याद रखना, स्लाइडिंग और रोलिंग। हिंदी में भी स्लाइडिंग और रोलिंग लिखा हुआ तुमको एग्जाम में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। स्लाइडिंग को हम लोग सर्पी घर्षण बोलते हैं। तो सर्पी मैं लिख देता हूँ, कुछ लोगों को शिकायत हो जाती है ना, लेकिन वो याद मत रखना, वो और खराब है। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण, और इसको बोलते हैं रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण। लेकिन कोई भी ये नाम ऐसे नहीं याद रखेगा, ये किताबों में मिल जाएगा लेकिन एग्जाम पेपर में भी ये सब नाम नहीं मिलते हैं, यही दोनों नाम मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर इतना टाइप का आप फ्रिक्शन बताएं, जरा एक एक के बारे में बताइए। मैं आपको इन सब को बताने से पहले एक ही एग्जाम्पल देने का प्रयास करूंगा। क्या है, जरा सिंपल से समझिएगा। आप किसी गाड़ी, खड़ी गाड़ी को, कार वगैरह को धक्का दे रहे हैं इसलिए कि वो मूव कर जाए। देखते हैं शुरुआत में ऐसा होता है कि जब धक्का दे रहे होते हैं ना तो वो नहीं हिलता है, फिर और लोग बल लगाते हैं। अच्छा, उसके न हिलने का क्या कारण है? अगर मैं पूछूं कि एक खड़ी कार के न हिलने का क्या कारण है तो आप कहेंगे सर ये रही कार, और इस कार को हम लोग दे रहे हैं यहाँ से धक्का, इस कार को हम लोग दे रहे हैं यहाँ से धक्का, ये नहीं हिली, ये कार नहीं हिली। रीजन क्या था सर? पहिए जो है सर वो सड़क पे ऐसे पड़े हुए हैं, और सर ये इस टाइप से चलेगा तो भाई फ्रिक्शन काम कर रहा है। हम इधर लगा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स की दिशा है, और ये क्या है हमारे अप्लाइड फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स की दिशा है, ठीक है ना। जब हम इसको चलाने का प्रयास कर रहे थे तो नहीं चला, फिर और बल लगाने पर एक टाइम ऐसा लगा
कि हम बल को 2 से बढ़ा के 4 किए, फिर 5 किए, फिर 6 किए, जैसे ही 7 किए ये चल गए, 7 करने पे ये चल गया। फिर उसके बाद 7 के बाद हम फिर 6 ही 5 लगा रहे हैं ना, 6 ही लगा रहे हैं, चलता जा रहा है। यानी चलने से ठीक पहले ये काफी घर्षण पैदा करेगा, लेकिन एक बार चल दिया ना तो उस स्थिति में ये कम ही बल पर चलना शुरू कर देगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि देखो, जब कार खड़ी थी, कार के मामले में फिर भी यार एक चीज का दुविधा है कि कार के पहिए रोल करते हैं। कार की जगह पर आप एक सिंपल बॉक्स रखो, ये पहिए इसमें से हटा दो। पहिए हटाने का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पल के लिए पहिए को हटा दो और कार को सीधे नीचे ले आओ। यहाँ पे कार का मतलब कोई बक्सा समझ लो इसको, कार भी मत समझो इसको, कोई बक्सा समझ लो। अब बक्से को तुम खिसकाते हो जमीन पे, तो खिसकाते समय थोड़ा, जब खिसकने वाला रहता है तो ज्यादा जोर लेगा। एक बार चल दिया तो फिर तेजी से चलने लगता है, रुक गया तो फिर चलाने में दिक्कत होती है। ये कैसी प्रक्रिया है जिसमें चलाते समय जब चलने ही वाला होता है तो बड़ा जोर से बल लगता है और चलने के तुरंत बाद बल कम हो जाता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, वह घर्षण जो वो खड़ी थी वस्तु और उस पर तुम बल लगा रहे थे, उस समय वस्तु के और सतह के बीच में, ये कोई सरफेस और इसके बीच में काम करने वाला घर्षण काफी ज्यादा रहता है शुरुआत से स्टैटिक तक। और जब बल का मान हम बढ़ाते जाते हैं, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। यानी जो घर्षण होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये अपने आप ही क्या होता है, पैदा होता है। जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे, जो ये बल बढ़ने के साथ साथ फ्रिक्शन बढ़ता है। जब आप कोई चीज रखी है तो थोड़ी ना फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा है। आप जब इधर से बल लगाते हैं तो उधर से फ्रिक्शन काम करना शुरू करता है। यानी एक, जब आप बल नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी नहीं काम कर रहा होगा। यानी ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यानी स्वतः कह सकते हैं कि समंजित बल का मतलब ये अपना समंजन करता रहता है। ठीक है, तो एक बात जानिएगा, बल लगाने के साथ साथ फ्रिक्शन का मान बढ़ता जाता है। एक लेवल पर फ्रिक्शन का मान बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही चलने के ठीक पहले उसका मान अधिकतम रहता है, और जैसे ही बॉडी में मूवमेंट हुई फ्रिक्शन का मान थोड़ा सा घटता है, ताकि हम कम ही बल पे मूवमेंट करा ले जाए। तो जब वस्तु खड़ी थी उस समय का जो उसके पास घर्षण लग रहा था, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब कोई वस्तु चलते चलते कोई वस्तु अपने अंतिम सीमा पर पहुंची कि वो चलने ही वाली है, तो वो अपनी सीमा के अंत पर पहुंच चुकी है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का सीमा खत्म। अब वस्तु चलेगी, यानी डायनामिक होगी, उसके अंदर मोमेंट होगा, तो उसको कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन हो रहा है। डायनामिक, पहले तो स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन हुआ, फिर डायनामिक चलते समय भी फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलते समय कोई बल नहीं लगाना पड़ता। अगर किसी वस्तु को एक दूसरे पर चलाने के लिए आपको बल लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होने की ही वजह से चलाने में बल लग रहा है। यदि फ्रिक्शन ना हो तो चलाने में कोई बल लगेगा ही नहीं। यानी मैं कह सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के सीमांत वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और उसके बाद आता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक का मतलब वस्तु चलने लगी, और चलते समय ये वस्तु या तो घसीटी जा सकती है, जैसे कि आपने इसको घसीटा, या तो रोलिंग करी जा सकती है। रोलिंग का मतलब होता है कि वो पहियों पर चलने लगे, रोल करने लगे। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। किसी खड़ी कार में पहिए निकाल के खिसकाना आसान है कि पहिए के साथ, जबकि भाई कार वही है, सब कुछ वही है। पहिए पर रोलिंग होती है, तो रोलिंग बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट करता है। यानी कोई चीज लुढ़कते हुए जाए तो वो आसानी से कम बल में मूव कर जाएगी, जबकि वही चीज जब तक घसीटते हुए जाए, मोशन तो दोनों हो रहे हैं, एक चीज स्लाइड करके जा रही है और एक चीज रोल करते हुए जा रही है। ठीक है ना, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है, इसमें बल ज्यादा लगाना पड़ता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में बल कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यदि इस पूरे टाइप को हम एक साथ समझें, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इनके बीच में मैं एक कर्व खींचूं तो मैं कहूंगा कि यदि
हम लोग इस कर्व पर यदि हम लोग बल को दिखाएं कि बल कैसे है, और यहाँ इस कर्व पर यदि हम लोग एक तरफ बल को दिखा दें, बल का मतलब कि घर्षण बल कितना है, और इधर बाह्य बल, यानी इधर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल को यहाँ पर दिखा दें हम लोग, बाह्य बल को दिखा दें यहाँ हम लोग, और यहाँ पर हम लोग दिखा दें किसको बाह्य बल है, और ये आपका घर्षण बल है। यानी यहाँ पर हम लोग कह लें तो ये आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे कि शुरुआत में जैसे जैसे बाह्य बल का मान हमने बढ़ाया बॉडी पे, अच्छा बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे घर्षण बल भी बढ़ता गया। यानी बाह्य बल और घर्षण बल दोनों का मान, मैंने कहा ना कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये बढ़ता जाता है। बाह्य बल और घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। यानी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो घर्षण बल भी बढ़ जाएगा, नहीं खिसकेगी। अच्छा, वस्तु नहीं खिसक रही, जब हम इधर लगा रहे हैं तो उधर से वो भी लगा दे रहा है, खिसकी नहीं रहा। एक समय पर होगा क्या कि यहां तक तो जाएगा, उसके बाद अचानक से उसके अंदर गति स्टार्ट होने से ठीक पहले घर्षण बल के मान में तुरंत कमी आएगी, और उसके बाद फिर यहां से ये सीधा चलने लगेगा, तब घर्षण फिक्स हो जाएगा। शुरुआत में यदि मैं बात करूं आपसे कि यहां से यहां तक ये वैल्यू जो घर्षण की है, घर्षण की ये वाली वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कही जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक कंडीशन है इसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन यहां तक हुआ। ये पिंक वाली लाइन स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखा रही है, और ये बिंदु जो है ना, अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ओ है, यहां से चलना शुरू की, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए भी पॉइंट एक के ऊपर एक नीचे है, तो ए पॉइंट जो है ना वो किसको दिखा रहा है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को दिखा रहा है। यहां से यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को दिखा रहा है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंचने पर अचानक से घर्षण बल खाली बढ़ता जा रहा था, ऐसे अचानक घर्षण बल के मान में कमी आएगी, और फिर यहां से शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन। और डायनामिक फ्रिक्शन का मान हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। डायनामिक फ्रिक्शन यानी इसको बोलते हैं क्या, स्थैतिक की जगह गतिक घर्षण, यहाँ पे शायद मैंने लिखा होगा गतिक घर्षण। तो गतिक घर्षण का मान हमेशा लिमिटिंग यानी सीमांत घर्षण की तुलना में कम होता है। अच्छा, आप चल दी वस्तु, आप इसको चलाते रहिए, एक समान घर्षण पे वो आगे बढ़ता जाएगा। यहां तक वस्तु स्थिर थी, ये देखो गति को नहीं दिखा रहा है, ये बल के बढ़ते मान को दिखा रहा है। इधर देखो एक्सटर्नल फोर्स लगता जा रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जा रहा है, और घर्षण का मान, घर्षण देखो इस पर बढ़ रहा है, इस कर्व पे, तो यहां पर जाके इस कर्व पर यहां पर पहुंच करके घर्षण फिक्स हो चुका है, इसका मान अब ऊपर नहीं गया था ऊपर, लेकिन डाउन होके फिर यहीं देखो ये लाइन सीधी होने का मतलब घर्षण बल में कोई अंतर नहीं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बढ़ता जा रहा है। यानी मैंने आपको यहां से बता दिया कि तीनों तरह के फ्रिक्शन आपको एक ही जगह दिख रहा है, स्टैटिक कंडीशन, और उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद डायनामिक फ्रिक्शन। मैं यह कह सकता हूं यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि लिमिटिंग, कुछ रिजल्ट इस ग्राफ से मैं लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है। यानी स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है। कह सकते हैं कि नहीं, स्थैतिक घर्षण ही बढ़ते बढ़ते सीमांत तक पहुंच गया था, और पहला रिजल्ट ये निकला। दूसरा रिजल्ट मैं कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन is always less than limiting friction। यानी
डायनामिक फ्रिक्शन का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। बात समझ में आ रही है ना? ये ग्राफ की भी मदद से आप समझ सकते हैं इसको, और बाकी मैंने हिंदी में बोला है, इंग्लिश में लिखा जरूर हूं लेकिन बोला हिंदी में हूं, तो आप इसको परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बिंदास समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया? अभी तक तो सर इन तीनों को आप समझाएं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, और डायनामिक फ्रिक्शन क्या है। सर डायनामिक में स्लाइडिंग और रोलिंग तो मैं आपको बता तो चुका ही हूं कि ये दोनों क्या है, लेकिन चलिए अब लगे हाथ इनको थोड़ा सा लिख दे। यहां पर मैं कहता हूं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, उनकी परिभाषा क्या देंगे तीनों की, उन तीनों की परिभाषा क्या लिखेंगे? तो भाई परिभाषा सिंपल सी है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो और उस पर बल लग रहा हो और उसमें कोई भी गति न हो रही हो, उस समय बल को न्यूट्रलाइज, कोई वस्तु विरामावस्था में हो लेकिन उस पर बल लग रहा हो तो उस बल के विरोध में जो प्रतिरोधी बल संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न हो रहा है वो एक तरीके का स्थैतिक घर्षण बल है। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का मान बाहरी बल के साथ बढ़ते बढ़ते जब उस बिंदु पर पहुंच जाए कि वस्तु मूव करने ही वाली हो, तो उस समय स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण कहते हैं। और जैसे ही उस वस्तु के अंदर गति उत्पन्न हो जाती है, उस गति उत्पन्न होने के बाद वाले घर्षण का मान सीमांत घर्षण की अपेक्षा कुछ कम होता है और उस घर्षण को हम लोग गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण मुख्य रूप से मैं जो कॉपी में लिखना है नोट्स में ना, वो सब मैं बोल चुका, यही सब आपकी नोट्स में रहेगा। उसमें मैंने बोला कि डायनामिक फ्रिक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन होता है जो किसी वस्तु को किसी सतह पर सरकाने के दौरान उत्पन्न होता है। किसी वस्तु को किसी सतह के ऊपर सरकाने के कारण ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ ए बॉडी ऑन अ सरफेस, यानी किसी बॉडी को, किसी पिंड को किसी सतह पर यदि सरकाया जाए तो सरकाने के कारण जो गतिक घर्षण उत्पन्न होता है, सरकाने के कारण जो गतिक घर्षण उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और यदि उसी वस्तु को सरकाने के बजाय लुढ़काने के कारण यानी ड्यू टू रोलिंग यदि कोई घर्षण उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन का मान हमेशा कम होता है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन का मान हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में हमेशा क्या होता है? कम होता है। इस चीज का ध्यान। सब कुछ बात समझ में आई? सारी बात आपको समझ में आया कि यहाँ पे कैसे क्या होता है? क्लियर है सभी को? देख लीजिए ध्यान से। इसीलिए गाड़ी वगैरह में पहिए लगाए जाते हैं ना यार, ठीक है ना? चलो इतना चीज समझ में आया। तुमको दो चीज समझ में आई, एक घर्षण क्या होता है, एक घर्षण के प्रकार। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के नियम का। घर्षण संबंधित कुछ बातें बोली गई, उन्हीं को लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोला गया। लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के नियम कौन है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण के नियम। घर्षण के नियम कौन कौन से है? घर्षण के नियम तो मैं कहूंगा इसके दो चार नियम है। पहला नियम कहता है कि घर्षण बल का मान अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स आर। यानी यदि कोई बॉडी एक बॉडी ऐसी है जो दूसरी बॉडी इसके ऊपर क्या है से सरक रही है, यानी इस बॉडी का अपना कोई वेट है जो इसके ऊपर सरक रहा है, तो कहेंगे सर इसका अगर ये इसके ऊपर मैं इसको खींचूं ऐसे इसको, तो सर अगर मैं इधर फोर्स F लगाता हूं तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स F जनरेट होगा। ये विरोधी बल है ना, गति की दिशा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी गति की दिशा है। इधर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो ये कितना होता है? अगर मैं पूछूं कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो इसके बारे में अभी तो ये नहीं बोला कितना लगेगा, लेकिन ये बोला गया कि अगर ये इसके ऊपर रखी गई है
तो इसका कुछ भार होगा और भार के वजह से यहाँ पे प्रतिक्रिया भी होगी जिसको बोलेंगे हम लोग आर। कोई भी वस्तु जब किसी सतह पर दाब लगाती है तो उसका खुद का भार का एक कोई ना कोई भार, देखो जरूरी नहीं कि भार और प्रतिक्रिया आपस में बराबर हो सकता है वस्तु का भार अलग हो और प्रतिक्रिया अलग हो। इस पर चर्चा हम अभी थोड़े दिनों बाद कर देंगे, अगली क्लास में। क्योंकि देखो जब कोई, अभी समझा देंगे यार, अभी तुमको लग रहा हो कि सर जितना इसका वेट है उतना रिएक्शन है, लेकिन कई बार जब सर्की स्लाइडिंग केस में जब जाओगे ना, जब कोई वस्तु इस टाइप से रहे, किसी ऐसी जगह पर रखी है, मान लो कोई वस्तु किसी ऐसी जगह पर रखी है, कोई वस्तु किसी ऐसी जगह पर ऐसे रखी है, तुम कहोगे कि सर ये तो इसी पर रखा है ऐसे जा करके, ये तो सर इसी पर रखा है ऐसे, तो ऐसे रखा है तो क्या इस समय प्रतिक्रिया ऐसे काम करेगी? लेकिन आपको बता दूं मैं, इसका भार इधर नीचे काम करेगा और इस समय ये W अगर भार है तो ये W कॉस थीटा का काम करेगा, यानी रिएक्शन वैल्यू कम हो जाती है और भार का वैल्यू ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल जरूर नहीं कि देखो ऐसे थोड़ी भार तो हमेशा नीचे लगता है, अब प्रतिक्रिया किसी सतह के हमेशा लंब रूप काम करती है। ये बात फोर्स वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस काम करता है। तो इस स्थिति में आर डब्ल्यू के बराबर नहीं होता है, बल्कि आर डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो परेशान मत होइएगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि घर्षण बल का मान, मैंने ये सब मैंने दिखाया आपको, मैं यहाँ पर बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स पहला नियम घर्षण का है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी हिंदी बोल रहा हूं एकदम, प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बराबर नहीं होता, समानुपाती, यानी इसके बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा, बराबर नहीं कह रहा हूं। हो सकता है ये 5 हो, ये 10 हो, तो ये 6 हो, तो ये भी 11 हो, लेकिन ये नहीं है कि ये इसके साथ बढ़ेगा जरूर, लेकिन दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं। दूसरा, पहला नियम घर्षण का प्रतिक्रिया के बराबर होता है, प्रतिक्रिया के समानुपाती। दूसरा बल नियम क्या है? घर्षण बल की दिशा पिंड के गति की दिशा के विपरीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्स की दिशा हमेशा गति के दिशा के विपरीत होती है, या फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये दोनों बात मैंने बोल दी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दूसरा नियम, पहला नियम ये था, दूसरा नियम फ्रिक्शन फोर्स की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। तीसरा नियम घर्षण का कह रहा है, तीसरा नियम कि घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। यानी किसी चीज की सतह, यानी ये दोनों का, अगर ये बॉडी छोटी होती या बड़ी होती तो फ्रिक्शन फोर्स का मान घटता कि बढ़ता? देखो वो पर यूनिट एरिया लिया जाता है। फ्रिक्शन फोर्स का जो मान होता है वो पर यूनिट एरिया होता है। ये एक विरोधाभास आपके मन में क्रिएट कर सकता है, कोई चीज जो है एक विरोधाभास आपके मन में क्रिएट कर सकती है। नहीं सर, अगर ये चीज बड़ी हो और सरफेस इसका बड़ा हो जाए तो ये ज्यादा घर्षण लगता है, छोटी चीज पर घर्षण कम लगता है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, वो भार की वजह से है। अगर छोटी जो कांटेक्ट एरिया है, मतलब कोई चीज इस पर है, ठीक है ना, कहेंगे सर अगर ये कम होता तो घिसता कम, घर्षण कम होता। मैं कह रहा हूं नहीं, सरफेस से कोई मतलब ही नहीं है। अगर भार ज्यादा है, कोई छोटी वस्तु का भार ज्यादा है, यानी तब रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए। छोटी वस्तु यदि भारी है तो बड़ी हल्की वस्तु की अपेक्षा, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि थर्माकोल का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, थर्माकोल का बड़ा टुकड़ा उसको रखिए जमीन पे, और एक 5 किलो का लोहे का बाट लीजिए, बटखरा, और वो बटखरे को ऐसे खिसकाइए और थर्माकोल आसानी से खिसक गया। क्यों? क्योंकि उसका भार कम था, भले सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा था लेकिन भार कम था। अब भार जिसका ज्यादा होगा तो भार के साथ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि भले ही रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए फ्रिक्शन फोर्स रिएक्शन के साथ बढ़ता है, न कि सरफेस एरिया के साथ। तो तीसरा नियम कहता है कि घर्षण बल क्षेत्रफल से मुक्त होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया। ये कांटेक्ट एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। मन में एक चीज आती है कि नहीं सर, जितना ज्यादा सतह पे चिपकाहट रहेगी उतना ज्यादा
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है, 3 नियम नोट हो गए। चौथा नियम कहता है कि घर्षण बल का मान सतह की रूक्षता पर भी निर्भर करता है, यानी इट इज डिपेंडेंट ऑन रफनेस ऑफ द सरफेस, यानी सतह कितनी रूक्ष है इस पर भी घर्षण बल का मान निर्भर करता है। और अगला नियम कहता है लास्ट, घर्षण बल का मान उस पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी वो डेंसिटी है उसकी कैसी है, पदार्थ का अपना गुण कैसा है, उस पर भी घर्षण बल का मान निर्भर करता है। ये घर्षण बल के नियम थे, मैंने नियमों को बोला है, आपको लिख भी सकते हैं, किताबों में भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, घर्षण बल के 5 नियम। मैंने अगर हल्के में बोलूं तो पहला हल्के में मैंने इसको लिखा, दूसरा नियम मैंने बोला अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं हल्के में हिंट पॉइंट लिख रहा हूं, की पॉइंट। दूसरा यही था। तीसरा था इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ, कुछ लोग को लग रहा होगा अंग्रेज की औलाद है, मैं अंग्रेज की औलाद नहीं हूं, मैं अंग्रेजी आपको आज से थोड़ा थोड़ा सिखाते चल रहा हूं, एक समय आएगा, क्योंकि देखो जब तुम जेई बनने जाओगे ना, तो जो तुम हिंदी में लिख रहे हो ना, उन शब्दों से गलतियां हो सकती हैं, इसलिए मैं तुमको कीवर्ड, आज तुमको कीवर्ड का मतलब नहीं पता है, तुम कुछ दिनों बाद मुझे दुआएं देने वाले हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें आज से ही कुछ ऐसी चीजों का भान, एसएससी का मेंस का कॉपी कभी लिखना पड़ता है, तुम अभी नहीं जानते हो, अपने किसी सीनियर से जो जेई बने हो उनसे पूछिए कि सर ये एसएससी जेई के मेंस में पूरा पूरा लिखते हैं कि ऐसे ही हिंट करके लिखा जाता है, तब वो बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो अभी भरोसा रखिए अपने टीचर पे। समझ में आ रहा है ना, हमें आपकी बात और आपकी बात, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। लिखना डिप्लोमा के एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने का तरीका अलग होता है, तो मैं लिख रहा हूँ हिंट के रूप में, लेकिन आप उसको पूरा डिटेल में लिखिएगा, मैं आपको हिंट देना सिखा रहा हूँ। तीसरा मैंने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, और मैंने बोला चौथा कि डिपेंड्स ऑन रफनेस, यानी ये रूक्षता पर निर्भर करता है। और 5वां नियम कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल मतलब ये पदार्थ कौन सा है उसके ऊपर भी निर्भर भली भांति ये करता है। क्या ये बात घर्षण के नियम की आपको समझ में आई? आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि पहले हमने डिस्कस किया कि फ्रिक्शन क्या होता है और उसके कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया, फिर हमने उस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को क्लियर किया, फिर ये पूरा टाइप खत्म और लॉज ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग जितने भी इसके कोफिशिएंट हैं, एंगल है फ्रिक्शन के, एंगल ऑफ रिपोज है, क्योंकि अभी तक की बातें आप लगभग जानते थे, अभी तक की बातें आप लगभग जानते थे। आगे जो बातें हैं ना, घर्षण के जो फायदे नुकसान है, थोड़ा सा फायदे नुकसान पे चर्चा कर लो, ये केवल बोलने वाली बात है। घर्षण के लाभ के बारे में बात कर लो, तो अगर गलती से लिखने के लिए थ्योरेटिकल आ गया तो घर्षण के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको इसी क्लास में कर लेते हैं। घर्षण के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी लाभ और हानियां, डिसएडवांटेज, घर्षण के लाभ तथा हानियां दोनों पर बात करें। कुछ फायदे हैं घर्षण के हमारी जिंदगी में, कुछ नुकसान भी है, इन पर बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में सबसे पहले, घर्षण यदि अनुपस्थित हो यानी एब्सेंस ऑफ में जमीन पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। घर्षण का पहला लाभ यही है कि इसकी वजह से ही हम लोग चलते हैं तो पैरों से हम जमीन को क्या करते हैं, पीछे धक्का देते हैं, तब हम आगे बढ़ जाते हैं। यानी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी कांट मूव ऑन द रोड और लैंड, यानी हम जमीन पर बिना घर्षण के चल भी नहीं सकते, इसका पहला लाभ। दूसरा, घर्षण के कारण ही गाड़ियों पर ब्रेक लगाने पर पहिए रुकने से वो गाड़ियां रुकती हैं, अगर घर्षण नहीं हुआ पहिए नहीं रुकेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर जो ये लिख रहे थे ना इस बोर्ड पर, इस पर बिना घर्षण के ये पेन चल नहीं पाएगी। दूसरा, बिना घर्षण के कोई भी मशीन वगैरह, बेल्ट वगैरह यदि घूम रहा है, कोई मशीन एक जगह से दूसरे जगह तक कन्वे कर रही है चीजों को, तो बिना घर्षण के कोई भी बेल्ट कन्वेयर नहीं जानते आप, कभी देखे हैं कि किसी मशीन में एक पट्टा यहाँ से वहां तक ऐसे घूमता रहता है, वो पट्टा यहाँ की चीजों को वहां ले जाता है, गिराता है, फिर ले आता है, उसको बेल्ट कन्वेयर बोलते हैं, आगे आपको मिलेगा। तो वो सब चीजें बिना घर्षण के पॉसिबल नहीं है। नुकसान क्या क्या है? घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, तो पहला नुकसान यही है
कि हमें गति करने के लिए यदि जरूरत से ज्यादा घर्षण हो जाए तो अतिरिक्त, जैसे हम सिंपल जमीन पे चल रहे हैं, भाई चलना तो जरूरी है, लेकिन कहीं हमको कंकड़ पत्थर वाले ज्यादा घर्षण वाले जमीन पे चलना पड़े तो हमें घर्षण कई बार दुख भी देता है, वही चलने फिरने वाले। यानी दूसरा चीज मशीनों को चलने में, पहला चीज कि हमें जमीन पे चलने में मदद कर रहा था, हानि के रूप में आ गया कि यदि घर्षण का मान जरूरत से ज्यादा हो जाए चलने फिरने में तकलीफ होगी। गाड़ियों पर ब्रेक लग रहा था, क्यों? क्योंकि घर्षण था, लेकिन जरूरत से ज्यादा घर्षण हो जाए यदि ब्रेक में और पहिए के बीच में, तो पहिए के ब्रेक शू जल्दी जल्दी घुसते हैं, ब्रेक के अंदर ब्रेक शू लगा होता है ना, ब्रेक शू जल्दी जल्दी खराब होंगे। यदि ब्रेक शू के बीच में और पहिए के जो ड्रम है उसके बीच में यदि जल्दी जल्दी ज्यादा घर्षण लगने लगे तो वो ब्रेक शू जल्दी जल्दी खराब होगा। तीसरा, जितना भी मशीनें वगैरह चल रही हैं घर्षण के कारण उनका घिसाव जल्दी होता है, इसलिए हमें लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करना पड़ता है। लुब्रिकेशन समझते हैं स्नेहक, यानी कोई ग्रीस या फिर ऐसी चीजों को लगाना जिससे घर्षण के प्रभाव को कम कर सके ताकि मशीनें घिसे ना। साथ ही साथ फ्रिक्शन के, मशीनें चली घिसने में बहुत मजबूत नहीं घिस रही हैं, लेकिन हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट घर्षण के कारण काफी उष्मा उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा हानि होती है और मशीनों के खराब होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। ये थे घर्षण के लाभ, साथ साथ हानियां। घर्षण के लाभ और हानियां दोनों हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, ठीक है ना। लेकिन लाभ ज्यादा है इसलिए इसका होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। हम मनुष्य हैं, हम कमियां ढूंढते हैं प्रकृति में, लेकिन प्रकृति हमको कमियों से ज्यादा फायदे दी है, इसलिए हम जिंदा हैं। इसलिए हम जिंदा हैं क्योंकि प्रकृति अगर हमसे जितना हमें दे रही है उससे ज्यादा लेने लगती तो हम रह ही नहीं पाते इस धरती। इस धरती पे हमारे एग्जिस्टेंस इस बात का सबूत है कि धरती चाहती है कि हम जिए। ये बात फिलॉसफी की है, कभी इस पर चर्चा और कर लेंगे, इससे जुड़ी मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन वो ये साइंस की क्लास है, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ब्रेक करते हैं। सारी टेक्निकल बातें फ्रिक्शन से रिलेटेड अगली क्लास में होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।